Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we are going to discuss practice unit number 4 और focus on comprehension book। तो ये इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस यूनिट है जिसके अंदर दो पैसेज हम डिस्कस करेंगे, एक स्नोड्रॉप और दूसरा चाइनीज़ न्यू ब्रिटेन। प्रैक्टिस यूनिट का अब आपको पता तो चल क्या होगा, क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं। ये ऐसे यूनिट होते हैं जिनकी हमने खुद प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी हमने यूनिट 16 till 19 या पिछले जितने भी यूनिट्स हैं, जो भी उन यूनिट्स में पढ़ा, तो प्रैक्टिस यूनिट में ना हम उसको उसके मुताबिक जो है ना, यानी कि पूरे पैसेज को पढ़कर लास्ट पे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसके आंसर देने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि प्रैक्टिस यूनिट बेसिकली हमारा एक टेस्ट होता है। तो पहला हमारा जो पैसेज है उसका नाम है स्नोड्रॉप। स्नोड्रॉप बेसिकली ऐसे फूल होते हैं जिनकी ख़ज़ां के इख्तिताम पर और ख़ज़ां में इख्तिताम होता है और बाहर में उनकी आमद होती है, और ये एक उम्मीद के फ्लावर्स होते हैं स्नोड्रॉप। बर्फ़ के कतरे बेसिकली इसका मीनिंग बन रहा है, लेकिन यहाँ फूल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको लिखा है मी ची चेंग ने, ठीक है, इसकी राइटर है। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, 2 and 3। पैराग्राफ नंबर 1, शी हैड कम टू टेल देम ऑफ हर डिसीजन। यहाँ पर एक लड़की की स्टोरी हम पूरी पढ़ते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को अपना एक फ़ैसला बताती है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडिंग बाय द डोर ऑफ द किचन in the semi-darkness, a faint odor of bleach and onions greeted her like an old and comfortable companion. Silence condensed by the hum of the refrigerators echoed through and drew her in. The fluorescent strips flickered before exploding off the hard, sharp surface, picking out the edges, threatening the shadows. This was a kitchen that spoke not of home and its comforts, but of forges, armory and battle. For now the steel rested, the oil in the deep fryer was cool, brown and thick as treacle. The heavy iron range stood dominating the room like an altar. The four holes cut side by side into its black metal crucially looked curiously vulnerable to her, and she resisted the temptation to cover them up with the wax that huddled upside down like turtle beneath the range. पैराग्राफ नंबर 1 till पैराग्राफ नंबर 3 इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो जिनको अपने फ़ैसले से आगाह करने आई थी, यानी कि वो एक लड़की है जो अपने पेरेंट्स को अपना फ़ैसला बताने आई थी, अपना जो है डिसीजन उसने कर लिया था, वो डिस्कस करने आई थी। पैराग्राफ नंबर 2, तकरीबन अंधेरे में कुछ किचन के दरवाजे के साथ खड़े होकर प्याज और ब्लीच की एक हल्की सी खुशबू ने उसे खुशामदीद कहा। यानी कि जब वो किचन में एंटर होती तो उसको ये फ्रेगरेंस फील होती है, एक पुराने आरामदाह साथी की तरह। मतलब वो बचपन से उस जगह बचपन उसका उधर ही गुजरा है ना, उस जगह पर, तो वो उसको जानती है। खामोशी जो कि रेफ्रिजरेटर की आवाज़ से और गहरी हो गई, यानी कि वहाँ बहुत साइलेंस था, लेकिन रेफ्रिजरेटर की जो आवाज़ थी, फ्रिज की जो आवाज़ थी, उससे और ज़्यादा गहरी हो गई। बाज़गिश्त आई और उसको करीब ले आई, और फिर वो उसके और करीब आ गई, यानी कि किचन में एंटर हो गई। पैराग्राफ नंबर 3 है, रोशनी वाली ट्यूब की पट्टियाँ टमटमाई, धमाके से फटने से पहले तेज़दार सतहें किनारों से उखड़ती हुई सायों को धमकाते हुए। यहाँ पर एक किचन था। अब ये किचन का लोकेशन बता रहा है, जो घर के आरामदाह किचन की तरह नहीं था, लेकिन किसी हथियार और धातों को ढालने वाली फैक्ट्री लगता था। यानी कि वो जैसे घर में किचन होते वैसा नहीं था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का किचन था, तो उसमें बड़ी बड़ी मशीनरीज थी, इसलिए ऐसा कहा गया। क्योंकि अब स्टील पड़ा हुआ था, डीप फ्रायर में तेल ठंडा हो गया था, ब्राउन और गाढ़ा था शरीनी की तरह। भारी भरकम लोहे का चूल्हा कमरे में एक कुर्बानगाह की तरह खड़ा था। इसकी काली धात में 4 सुराख एक साथ हुए थे, जो कि इस लड़की को बड़े गैर महफूज लगते थे, और उसने उस लालच को रोका कि उन सुराखों पतीला रखने वाला चूल्हा इन कढ़ाइयों से बंद कर दिए, जो कछुओं की तरह उल्टा किए हुए चूल्हे के नीचे पड़े हुए थे। यानी कि उसने जो बर्तन है वो ढक दिए। यहाँ पर वो लोकेशन बता रही किचन में कैसे कैसे चीज़ें पड़ी हुई थी, ऑयल किस कंडीशन का पड़ा हुआ था बर्तनों के अंदर, सारा ये वो। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 4 डिस्कस करते हैं। शी वॉक्ड अक्रॉस द रूम टू द चॉपिंग बोर्ड that stood on its own.
Knives and choppers of different shapes and sizes hung from one of its edge, resembling a set of monstrous teeth. She could almost hear the thud of heavy blade cleaving through flesh and bone onto the wood below. Delicately, she traced the scars on the surface. Tiny fragments of wood tickled her fingertips. In 2 hours, her mother would come down the stair and enter this arena. The fire would be light, the oil would begin to bubble and stream, and the steel would start to clash. She remembered Friday night when she was a child. Friday was the busiest night of the week. People invaded the takeaway in hordes after the pubs had closed, reeking of cigarette smoke and with the sour smell of drink on their breath. They demanded to be fed inside the kitchen. She would sit unable to help. The still center in the madly spinning wheel of movement around her, she would look backwards and forwards between her father and her mother. Their faces frightened her. She could not recognize them. They were not their daytime selves. They became something impersonal, mechanical, and even monstrous. They were like the knives, slashing, paring, chopping, slicing, dividing, moving through the thick, grassy, white smoke like the warrior of old advancing in the mists of dawn. They looked invincible. Every ounce of being was consumed in task of making food. It could not be called cooking. Cooking sounded too homely. No, like alchemists, they brought forth food out of steel and fire. Their creation subdued and stated the hungry hordes that bayed impatiently outside. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. वो कमरे के पार इस काटने वाले तख्ते के पास गई. काटने वाला तख्ता यानी कि कटर बोर्ड, जहाँ पर फूड को कट किया जाता है, जो कमरे के दरमियान खड़ा था. इस पर मुख्तलिफ़ शक्लों और साइज़ के चाकू और कुल्हाड़े लटके हुए थे, जो कि एक बहुत बड़े दांत की मुशाबत रखते थे और उस भारी ब्लेड की धमकदार आवाज़ सुन सकती थी जो गोश्त और हड्डियों के आर पार हो रहा था. नीचे रखी हुई लकड़ी पर नफासत के साथ उसने अपने चेहरे पर ज़ख़म को छुआ. लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों ने उसकी उंगली के पोरों को गुदगुदाया. 2 घंटों में उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे आएगी और इस अखाड़े में दाखिल होगी. अखाड़ा यानी कि उस किचन को ही कहा गया. आग जलाएगी, तेल गर्म होना और उबलना और भाप निकालना शुरू करेगा और चूल्हा और लड़ना शुरू करेगा. मीन्स के वो अपना काम शुरू कर देगी. उसे जुमे की वो रातें याद हैं. अब यहाँ पर वो अपना पास थोड़ा डिस्कस करती है. जब वो बच्ची थी, जुमे की रात तमाम हफ्ते की मसरूफ़ तरीन रात थी. लोग इस खाना खाने वाली जगह पर हमला कर देते. जब शराब खाने बंद हो जाते, उनकी सांसों में सिगरेट के धुएँ और शराब की गंदी बू आती थी और वो खाने का तकाज़ा करते थे. किचन के अंदर वो बैठ जाती, मदद करने के काबिल ना होती, जो कि एक साकित मरकज़ होता. उसके इर्द गिर्द पर जोश हरकत के दरमियान वो अपने माँ बाप के दरमियान भी आगे और पीछे देखती. यहाँ वो डिस्कस करी कि वो अपने माँ बाप की हेल्प किया करती थी और जुमे का दिन सबसे बिजी तरीन दिन हुआ करता था. इसके बाद उनके चेहरे उसे खौफज़दा कर देते और उनको पहचान ना सकती थी. यानी कि उसके पेरेंट्स के काम करने की वजह से जो है चेहरे नहीं पहचाने जाते थे. वो बिज़ी होते थे और थके मांदा उनके चेहरे पड़ जाते थे. वो दिन की बाकी मांदा औकात की तरह ना लगते. वो जज्बात से आ रही मशीन की तरह और खौफनाक नज़र आते थे. वो ऐसे चाकू थे जो काटते, शेव करते, टुकड़े करते और हिस्से काटते और तकसीम करते नज़र आते थे. सफ़ेद और गाढ़े धुएँ में से हरकत करते हुए, जैसे कि पुराने ज़माने के जंगजू सुबह की धुंध में वो नाकाबिले तस्खीर लगते थे. उनके वजूद का हर औंस खाना बनाने में सर्फ हो जाता. इसे कुकिंग नहीं कह सकते थे. कुकिंग तो बड़ा आरामदेह लफ्ज़ था. नहीं, कीमियागरों की तरह
वो उस स्टील और आग में खाना बाहर लाते। उनकी तकलीफ़ बाहर खड़े बेचैनी से इंतज़ार करते हुए लोगों को ज़ेरे नगी और मुतमिन कर देती। वो इधर गई और नीचे झुकी और उस बड़े चूल्हे के नीचे से एक पतीला उठाने के लिए इसने उस का वज़न महसूस किया, यानी कि उस पतीले का वज़न महसूस किया। इस तरीक़ाकार से लुत्फ़ उठाया जिससे लकड़ी के हैंडलों की गिरफ्त अपने हाथों में महसूस की और उस खिंचाव से जो उसकी कलाइयों पर पड़ा, और उसने पतीले को उस सुराखों में गिरा दिया और उसके टकराने से एक भारी सी आवाज़ आई। जैसे ही पतीला चूल्हे पर गिरा, वो किचन के इर्द गिर्द घूमती उस एल्युमिनियम की बाहर निकली हुई सतह जो कि उस कमरे का मरकज़ था। कभी कभार वो कदम उठाती खुली और तपती हुई आँखों के साथ। अब पैराग्राफ नंबर 4 जो है ना, उसमें वो ये डिस्कस करती है एक तो किचन की कंडीशन और उसके पेरेंट्स का जो फ्राइडे बिज़ी डे है उसमें उनकी क्या हालत होती थी, वो किस तरह से उनकी हेल्प करती थी, सारा ये अब हम डिस्कस करते हैं 5 और 6 पैराग्राफ। She walked over and bent down to pick up one of the steel forks beneath the range. She tested it for its weight, savoring the way it felt to grip the wooden handle in her hand and the tension stretching her wrist. She dropped it onto one of the holes and it made a dull clunk. As it landed, she walked round and round the kitchen, circling the aluminium worktop that was the centerpiece of the room. At times, she would stride, eyes wide and blazing. Then at other time, her steps turned into a shuffle. She sighed and muttered, shaking her head, I can't do it. I really can't. They can, but not me. I'm too soft, too weak, too split. I don't have what it takes. I will foil it. I don't have it what it takes. I will foil. I will fail. Now paragraph number 6. But there was another voice in her head saying, you can do it. Of course you can. You have had the training. You have stamina. That's all you need. The rest will take care of itself. She heard footsteps. She felt a shaking in the depths of her stomach. They would ask her and she would not know what to say. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन देखते हैं। एक दूसरे लम्हे उसके कदम डगमगाहट में बदल जाते हैं, यानी कि वो हिचकिचाहट फील करती है। उसने आह भरी और बड़बड़ाई अपना सर हिलाते हुए, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मैं वाकई ये नहीं कर सकती। वो कर सकते हैं, मैं नहीं। मैं बहुत नाजुक हूँ, बहुत टूटी हुई हूँ, मेरे पास नहीं जो ताकत चाहिए, मैं नाकाम हो जाऊँगी। अब जो पैराग्राफ नंबर 5 है ना, वो बता रही कि ये जो किचन का काम मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मैं यही काम को फॉलो नहीं कर सकती, मैं इसको हरगिज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत नाजुक हूँ। और साथ ही वो 6 पैराग्राफ में कहती है, लेकिन उसके दिमाग में एक और आवाज़ थी, कह रही थी कि कर सकती हो तुम ये कर सकती हो, यकीनन तुम कर सकती हो, तुम्हारी तरबियत भी है, तुम में खूबी भी है, तुम में ताकत भी है, बस इन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है, बाकी काम ठीक हो जाएगा। उसने कदमों की चाप सुनी, उससे अपना मैदा गड़गड़ाता महसूस हुआ। वो उससे पूछेगी और वो नहीं जानती थी कि क्या कहे। अब यहाँ पर ना लड़की की खुद से ही कन्वर्सेशन है 5 और 6 में। अब वो कहती है कि वो एक जगह पर, अब उसका माइंड उसको कह रहा है तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, तुम्हारे माँ बाप शुरू से यही काम करते आए हैं किचन का और तुम्हें ये काम आता है। तो वो खुद से ये सारी बात कर रही है और फिर वो जो है हिचकिचाहट महसूस करती है। वो नहीं जानती कि वो अपने माँ बाप को क्या कहे, कैसे उनसे एतराफ़ करे। अब 7 पैराग्राफ को देखते हैं। Snowdrop, that's a snowdrop. The little girl listened deeply to the word gem-like. It sank into her heart and made it glow. A blue-green stem, a slender arch over virginal snow, and a white pendant flower dangling like an echo over it, a snowdrop.
That first never-ending winter in England, frosted air that bit her lungs, toes that never thawed, strangers made stranger still wrapped and hunched and invisible in their layers, voices that blew like gusts into her ears, sound without meaning until the word snowdrop. Something melted. It was the feeling that she could not express then, the feeling of a fragile white flower rising over the snow. Now she would call it hope. How thankful she was not to have known the word then. अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। बर्फ़ के कतरे, वो बर्फ़ का कतरा है। छोटी लड़की ने ध्यान से उस लफ्ज़ को सुना, कीमती पत्थर की तरह उसके दिल में डूब गया और चमकने लगा। एक नेल्गो सब्ज़ तना, एक तीखी मेहराब उस पाक सी बर्फ़ पर, और एक सफ़ेद पेंडेंट का फूल उसके ऊपर झूल रहा था। एक बर्फ़ का कतरा, वह इंग्लैंड में ना ख़त्म होने वाली पहली सर्दी, बर्फीली हवा जो उसके फेफड़ों को काटती थी और टखनों को भी, और पिघलती नहीं थी। अजनबी और ज़्यादा अजनबी बन जाते थे। लेटे हुए कोहान निकले और अपनी तह में ना नज़र आने वाले आवाज़ें जो झकड़ों की तरह उसके कानों में पड़ती, मतलब के बगैर आवाज़ें, यहाँ तक कि लफ्ज़ बर्फ़ का कतरा कुछ पिघला। ये वो एहसास था जो कि बयान ना कर सकी। एक नाजुक फूल के एहसासात जो कि बर्फ़ के ऊपर बढ़ा था। अब वो इसको उम्मीद कह के पुकारेगी। वो कितनी मुतशक्किर थी जब तक उसको इस लफ्ज़ का नहीं पता था। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो स्नो ड्रॉप के बारे में डिस्कशन करती है कि स्नो ड्रॉप जो है फूल के, सफ़ेद फूल के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है और वो किस तरह से उसको फील कर रही है और वो उसको एक होप समझ रही है स्नो ड्रॉप को। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 8। They would ask her and she would say snowdrop, and they would understand. The word would turn like a key in their hearts. Snowdrop, snowdrop, a flower, a drop of. यानी कि वो उससे पूछते और वो जवाब देती बर्फ़ का कतरा, और वो समझ जाते ये लफ्ज़ उनके दिल में चाबी की तरह लगता। बर्फ़ का कतरा, एक फूल का नाम, एक कतरा। अब इसमें वो अपने पेरेंट्स को स्नो ड्रॉप सिर्फ लफ्ज़ कह देती, जिससे वो समझ जाते कि ये क्या कहना चाह रही है। एक उसकी ज़िंदगी में नई उम्मीद पैदा होती है कुछ नया करने की, कि वो अपने माँ बाप का जो पेशा है वो उसको आगे फर्दर कैरी नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती। आगे 9-10 पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। Her mother and father broke into the space and light. She looked at them for a moment, and there was confusion in her mind. They had been giants. Had they always been so small? How shallow and faded they looked, like parchment. In an instant doubt vanished, and the two voices in her head united. They cannot win. I will not be able to win here either. It is the wood, the metal, the blades, the oil, the flame that last. It is the flesh and the spirit that are bowed and twisted for their purpose. Those warriors of myth and legend were invisible only in stories. Blood is split, flesh and bone are torn and shattered and burnt. Only the weapons remain unharmed, wood and metal gleaming as though smiling. The victory belonged to them. All the while we feared the hordes beyond. All the while they were among us here, and my parents, what is left of them? When she spoke, her voice was steady and clear, and when she told them that she would not stay and work in the kitchen, they did not try to persuade her. Her father turned on the fire and her mother light the range. स्टोरी बाय मी ची चैंग ने ये स्टोरी लिखी है। शॉर्ट स्टोरी है बेसिकली, और जीन मोरी एंड जॉन कार्टर ने एडिट किया है इसे।
अब पैराग्राफ नंबर 9 एंड 10 की हम ट्रांसलेशन करते हैं। नंबर 9, उस खला और रोशनी में उसके माँ और बाप काम शुरू करते। एक लम्हे के लिए उनको देखती और फिर वहाँ घबराहट छा जाती। उस लड़की के दिमाग में उसके माँ बाप देव की तरह थे। क्या वो हमेशा ही इतने छोटे थे? और बछड़े की रंगी हुई खाल की तरह कितने जर्द और बेरंग से लगते। और एक लम्हे उसका शक गायब हो जाता और दो आवाज़ें उसके दिमाग में इकट्ठी हो जाती, वो नहीं जीत सकते। मैं भी यहाँ नहीं जीत सकूँगी। ये लकड़ियाँ हैं, दांतें, ब्लेड, तेल और शोले। और आखिरी ये वो गोश्त और उनका जज्बा था जो कि उनके मकसद के लिए झुके और मुड़े हुए थे। ये किस्से कहानियों और मर्जी दास्तानों के जंगजू महज कहानियों में नाकाबिले तस्खीर थे। खून बहाया गया, गोश्त और हड्डियाँ फाड़े और बखेरे गए और फिर जलाए गए। सिर्फ हथियारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लकड़ी और धातें ऐसे चमक रहे थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। फतह उनकी हुई। इसी दौरान हमें इस हजूम का ख़तरा भी होता। इसी दौरान वो हमारे दरमियान भी होते और मेरे वालिदैन, उनका क्या होता? जब वो बोली उसकी आवाज़ धीमी और साफ़ थी। और जब उसने अपने वालिदैन को बताया कि वो वहाँ काम नहीं करेगी, नहीं ठहरेगी किचन में उनके साथ, उसने उनको कायल करने की कोशिश की। उसका बाप फ्रायर की जानिब मुड़ गया और माँ ने कुकिंग की रेंज को जलाया। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में ना वो अपने माँ बाप को काम करते हुए देख रही है और वो एक हिम्मत बनाने की कोशिश कर रही है मैं उनसे किस तरह से बात करूँ। तो जब वो उनसे बात करती है तो वो उसको फोर्स नहीं करते कि तुम हमारे साथ किचन में ही काम करो। वो अपने अपने काम को लग जाते हैं। मतलब कि वो उसको फ्रीडम दे देते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकती हो, तुम हमारे ही पेशे को, ऑक्यूपेशन को फॉलो ना करो। सो ये थी स्टोरी हमारी स्नोड्रॉप ने उस लड़की को उम्मीद दी कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए जो वो करती है। वो सारी डिस्कस करती है। पूरा चैप्टर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो इसमें बातचीत हुई है। स्नोड्रॉप उसके लिए एक उम्मीद होती है और वो अपने वालिदैन से उस उम्मीद की वजह से, स्नोड्रॉप की वजह से उसको देखते हुए, चैप्टर का नाम भी स्नोड्रॉप इसलिए रखा गया कि एक उम्मीद होती है। अब वो उसने खुद को अपने पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से ड्रॉप कर लिया है, एक सेपरेट ऑक्यूपेशन अपनाया है कि वो कब तक ये वज़नी काम करती रहेगी किचन में उनके साथ। तो उन्होंने भी उसको फ्रीडम दे दिया, अब अपनी मर्ज़ी कर सकती है। तो ये था हमारा स्नोड्रॉप का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहे हैं कि राइटर एक्सप्लेन हाउ द राइटर कन्वे द फैक्ट द किचन वाज फेमिलियर टू द गर्ल। के देखो, किचन जो है फेमिलियर गर्ल के साथ इसलिए कि वो जब किचन में एंटर होती है तो उसको सारी चीज़ें अपनी सी लगती हैं, अपनाइयत सी लगती है, बिकॉज वो वहाँ रहती है, सर्वाइव करती है। उसने वहाँ काम किया हुआ है, पेरेंट्स को हेल्प आउट किया हुआ है अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट किचन में। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द थर्ड पैराग्राफ में से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। द राइटर uses an extended metaphor to describe the kitchen and the cooking implements। अब यहाँ पर किचन के अंदर जो चीज़ें थी उनको किस चीज़ से ज़ाहिर किया गया। जैसे बड़े बड़े चमचे थे तो उनको छुरियाँ थी और ये सारी चीज़ें उनको जो है मॉन्स्टर से जो है मेटाफर तशबीह दी गई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द गर्ल फील अबाउट हर पेरेंट्स वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग। तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ये सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना पेशा चेंज ही नहीं किया, तो वो ये ऑकवर्ड सा फील कर रही है। और वो कह रही कि फिर लास्ट में उसका यही कंक्लूजन होता है कि मुझे ये काम नहीं करना जो मेरे पेरेंट्स ने किया। क्वेश्चन 4 है द गर्ल सीम टू बी वेरी नर्वस। वो इतनी नर्वस क्यों थी? वो नर्वस इसलिए थी उसका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा था। दिल कह रहा था मुझे यही काम करना है, और सॉरी दिमाग कह रहा था यही काम करना है क्योंकि वो यही जानती है, और दिल कह रहा था उसको कोई और काम करना है। और वो किचन से खौफ महसूस कर रही थी उस काम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो 9 पैराग्राफ के बारे में है कि जो गर्ल है वो अपने पेरेंट्स के बारे में ये सोचती है कि वो अभी भी बहुत स्मॉल है, यानी कि उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं, वो अपने उसी पुराने ऑक्यूपेशन पे ही जो है फोकस्ड हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी 2 वॉइस जो है रिप्रेजेंटेड टू द गर्ल। इसका नर्वसनेस है और उसका फ्लावर्स को देखकर उसमें हिम्मत आ जाना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो ज़्यादा देर नर्वस क्यों नहीं रही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, यहाँ पर टून डिस्कस की गई है राइटर की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 12 है, यहाँ इश्यूज़ डिस्कस किए गए दोनों क्वेश्चंस में। इसके बाद ये एक स्नोड्रॉप की समरी है।
और समरी पेपर में पूछी जाती है, तो आप इस समरी को कॉपी कर लीजिएगा, आसान लिखी हुई है बहुत ज़्यादा। होप सो ये पूरा यूनिट आपको अच्छे से समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।